अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे खेपी का जो इलेक्शन है सेनेट के हवाले से। इसमें खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुनान हैं वो डट गए और उन्होंने अपने मुतालबात पेश कर दिए। और उन्होंने जिन लोगों ने अपनी कागजाती नामजदगी जमा करा दी थी, तो पार्टी की जानिब से अली अमीन गंडापुर और इनकी टीम की जानिब से इनको ये कहा गया था कि आप इनको वापस ले, लेकिन इन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया। और ये पीटीआई के जो यानी नज़रियाती वर्कर हैं, इन इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है। इस वक्त उन लोगों का ये दावा है कि अगर हम अपने इलेक्शन को अच्छी तरह मैनेज कर ले तो हम अपने जर्नल निशस्त के ऊपर 6 या 7 कैंडिडेट जो है वो आसानी के साथ हम पास करा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि मिर्ज़ा अफरीदी को जो टिकट जारी किया गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की और जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, जो लोग शहीद हो गए हैं, तो ये इनके लिए जो है एक मायूसकिन बात है और इस टिकट को वापस लिया जाए। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर की जो सिचुएशन है वो ये है कि वो इमरान खान की गैर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके दिल के अंदर जो कुछ आता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक वो तमाम चीज़ों को चलाना चाहते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से मिर्ज़ा अफरीदी को डाल दिया और साथ ही जो बैरिस्टर गौहर है वो भी इनके साथ खड़े हैं। बैरिस्टर साहब जो है वो अडयाला जेल में गए और उन्होंने ये तस्दीक कर दी कि जो लोग उन्होंने कैंडिडेट रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अप्रूवल दिया है। लेकिन पिशावर के जो अहदेदारान हैं उन्होंने ये कहा कि पिशावर से उनका जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो इरफान सलीम है और इरफान सलीम की खदमात पार्टी के लिए, और वाकई आप जिस एहतजाज को भी उठाकर देख लें तो इरफान सलीम वहाँ पर फ्रंट के ऊपर आपको लड़ती दिखाई देगा। दूसरी तरफ मिर्ज़ा अफरीदी हैं जिन्होंने इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीत कर उन्होंने मौज मस्तियाँ उड़ाई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यानी मुश्किल वक्त था, तो ये उस वक्त सेनेट का डिप्टी चेयरमैन था और ये मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करवा कर मज़े उड़ाते थे। पर थोड़ी सी सख्ती जब आई गई तो उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी कर डाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ इजहार कर दिया। लेकिन अब उनके पास चूँकि पैसे मौजूद है, तो ये जो यानी नज़रियाती कारकुनान हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के नज़रिए के ख़िलाफ़ है, ये हमारा जो फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, ये इसके ख़िलाफ़ है। तो इसके पीछे पट्टा पड़ गया है और अभी तक तो जो वर्कर है वो डटे हुए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो हम सीएम हाउस की तरफ एहतजाज भी कर सकते हैं और केपी असम्बली को घेर सकते हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा हम किसी यानी एमपीए को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब ये लोग डट गए हैं। गंडापुर की जानिब से भरपूर अंदाज में इनको यानी धमकी की वजह से, और मेरे ख्याल में इरफान सलीम को ये लालच भी दी गई कि आपको हम काबीना में शामिल करा लेते हैं। लेकिन अभी तक इरफान सलीम का ये कहना है कि हम इन असम्बलियों को एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ नहीं बनाएंगे। अभी तक इनका ये बिल्कुल और खुलकर वाज़ेह पैगाम है। तो देखते हैं कि अब इसका आगे क्या निकलता है। दूसरी खबर जो है वो 9 मई के हवाले से है। देखिए, 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सियासी रहनुमा, इवन इमरान खान भी कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये 2-3 दिन के अंदर जो केसेस चले तो इसके अंदर जो इंकशाफात हुए, अब ये केसेस जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जैसे कि मतुल्ला जान साहब है, सदीक जान हैं और इसके अलावा और भी साकिब बशीर, इन लोगों को चूँकि केसेस का अंदाज़ा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज से 2 दिन पहले जो सरकारी गवाह था जिसके बुनियाद के ऊपर ये केस खड़ा था, तो उन्होंने जब गवाही देने के लिए आ गया और जब अदालत में कूच लगाने की कोशिश की, तो जो गवाह था वो उसी दिन छुट्टी के ऊपर था। तो इससे बिल्कुल ज़मीनबोस हो जाती है ये केस। और बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा गिरफ्तार की गई है, तो वो इस
9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے سازش کی ہوئی ہے، اور سازش کا وہ سرکاری جو ملازم تھا ان کو بطور گواہ پیش کیا، لیکن جب سازش جس دن وہ چھٹی پر تھے تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ لوز کر گئی ہے، اور حکومت یہ تقریباً اس بیانیے کو یہ مزید آگے بیچ بھی نہیں سکتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ وہ عوام کے سامنے ان کو میڈیا کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، اور بار بار اس کا دہرانا چاہیے تھا، اور حکومت اور عدالتوں کے اوپر پریشر بڑھانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ لوگ خود مصروفیات یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو یہ تھی 9 مئی کے حوالے سے بات، اور اب ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے، انہوں نے جمشید دستی کو نااہل کر دیا۔ کس چیز کے اوپر؟ جعلی ڈگری کے اوپر۔ آپ ایاز صادق جیسے بندے کو تھے کہ ان نے یعنی الیکشن کمیشن کو ایک نوٹس بھجوایا اور اس کے اوپر ان کو نااہل کر دیا۔ جمشید دستی نے کہا کہ مجھے نوٹس بھی نہیں ملا، الیکشن کمیشن نے مجھے سننے کا زحمت بھی نہیں کیا، بس اسپیکر نے کہہ دیا اور ان نے مجھے نااہل کرا دیا۔ تو جمشید دستی کے اوپر بالکل واقعی پریشر تھا، لیکن ان نے اس پریشر کو برداشت کیا اور اپنی سیٹ عمران خان کے اوپر قربان کر دی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ ڈٹ کے رہا۔ تو یہ تھی جمشید دستی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر رانا سناز صاحب نے بہت اچھی اس کا تجزیہ پیش کیا کہ الیکشن کمیشن تو جعلی ڈگری کے اوپر لوگوں کو نااہل کراتے ہیں، لیکن جعلی فارم 47 کے اوپر لوگوں کو نااہل نہیں کراتے۔ تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی ہے، یہ ان کی جو غیر جانبدارانہ ان کی جو رویہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی کینڈیڈیٹ کے ساتھ، تو اس سے یہ سب کے سامنے ظاہر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خیبر پختونخوا کی سینٹ کے حوالے سے کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 5 اگست کو احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے کہ یہ نقطہ عروج پر احتجاج ہونا چاہیے۔ ابھی مردان میں اور آج صوابی میں بھی کچھ ریلی نکالی گئی، دیکھتے ہیں کہ وہ اس حد تک یعنی احتجاج کو دوبارہ یعنی ایک احتجاج تحریک کو مومنٹم بنانے میں یہ لوگ کتنے اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ اپنی کارکردگی کس طرح دکھاتے ہیں۔ ابھی تک تو علی مین گنڈاپور کا کوئی موڈ نہیں ہے، وہ ابھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔